हेलो एवरीवन, वेलकम टू चेतन भारत लर्निंग। आज के डे 2 के हिस्ट्री एमसीक्यूज में हम टॉपिक शुरू कर रहे हैं एक्सपेंशन ऑफ ब्रिटिशर्स इन इंडिया और एक्सपेंशन ऑफ कॉलोनियलिज्म इन इंडिया पार्ट 1। तो आज के कुछ एमसीक्यूज में हम ब्रिटिशर्स के इंडिया में एक्सपेंशन टैक्टिक्स को समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन इज रिगार्डिंग अबाउट फर्स्ट कर्नाटिक वॉर। कर्नाटिक वॉर्स जो है साउथ में लड़े गए थे। बेसिकली यहाँ पे फ्रेंच और ब्रिटिश आर्मीज जो हैं वो प्रॉक्सीज के थ्रू एक दूसरे के साथ लड़ रहे थे। तो देखते हैं पहला कर्नाटिक वॉर के बारे में क्वेश्चन है। द फर्स्ट कर्नाटिक वॉर पीरियड 746 टू 748 broke out as a direct result of dispute between the नवाब of Karnataka and Marathas with no involvement of European powers। अब देखिए ये जो है बड़ी एक्सट्रीम चीज लिखी है जो बिल्कुल गलत है। यूरोपियन पावर्स तो थी इन्वॉल्व, ठीक है, डायरेक्ट भी नहीं था। बेसिकली ऑस्ट्रिया में जो है लड़ाई हो रही थी ऑस्ट्रियन सेसेशन को लेके। वो जो है वो कर्नाटिक वॉर में भी जो है शुरू हो गई थी। यानी कि कर्नाटिक वॉर का कोई डायरेक्ट कोज नहीं था, लड़ाई कहीं और हो रही थी और बैटल ग्राउंड कर्नाटिक वॉर्स भी बन गए थे। तो पहला तो डायरेक्ट गलत है, और दूसरा जो मेजर मिस्टेक है स्टेटमेंट में कि नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ यूरोपियन पावर्स, राइट, ये बिल्कुल गलत है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट होगी गलत हमारी। दूसरा, द फ्रेंच कैप्चर्ड मद्रास फ्रॉम ब्रिटिश ड्यूरिंग द फर्स्ट कर्नाटिक वॉर बट इट वाज रिस्टोर्ड टू द ब्रिटिश बाय ट्रीटी ऑफ एक्सला-चपेल। बिल्कुल सही है। फ्रेंच ने मद्रास टेरिटरी जो ब्रिटिशर्स की हुआ करती थी उसे कैप्चर कर लिया था, लेकिन बाद में ट्रीटी ऑफ एक्सला-चपेल से, जिससे फर्स्ट कर्नाटिक वॉर खत्म हुआ था, उससे हुआ क्या कि मद्रास टेरिटरी को वापस दे दिया गया ब्रिटिशर्स को, और ब्रिटिशर्स ने नॉर्थ अमेरिका में जो टेरिटरी फ्रेंच फोर्सेस की कॉन्कर करी थी उसे वापस दे दिया था। तो सेकंड स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। Third statement, Battle of Adyar during this war showed the superior discipline and firepower of European trained troops over large Indian armies। ये भी बिल्कुल सही है। बैटल ऑफ अदियार जो है, इस बैटल में फ्रेंच फोर्सेस ने अपने डिसिप्लिन को दिखा के नवाब ऑफ कर्नाटक की फोर्सेस को, जिनको ब्रिटिशर्स बैक कर रहे थे, बुरे तरीके से हराया था। तो इससे जो है फ्रेंच फोर्सेस का डिसिप्लिन, उनकी गन पावर दिखी थी, राइट, उनकी फायर पावर। तो बैटल ऑफ अदियार जो है फर्स्ट कर्नाटिक वॉर का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट बैटल है। थर्ड स्टेटमेंट इज वेरी मच राइट। उसने पूछा क्या है, इनकरेक्ट, ये हमें ध्यान देना है। इनकरेक्ट पूछा है तो सिर्फ एक स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, तो यानी कि आंसर जो है इसका होगा ऑप्शन ए, वन ओनली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। सेकंड क्वेश्चन इज रिगार्डिंग सेकंड कर्नाटिक वॉर। तो पहली स्टेटमेंट है कि सेकंड कर्नाटिक, देखिए सेकंड कर्नाटिक वॉर बेसिकली था क्या कि नवाब ऑफ कर्नाटक की सक्सेशन में और निज़ाम ऑफ हैदराबाद की सक्सेशन में कोई प्रॉब्लम्स हो रही थी। अब नवाब ऑफ कर्नाटक बनने के लिए जो है मुजफ्फर जंग और नासिर जंग क्लेम कर रहे थे। नासिर जंग को ब्रिटिशर्स बैक कर रहे थे, मुजफ्फर जंग को जो है फ्रेंच फोर्सेस बैक कर रही थी। और दूसरी जगह निज़ाम ऑफ हैदराबाद की पोस्ट के लिए चंदा साहिब लड़ रहे थे, और उनके सामने जो उनके दूसरे अपोनेंट थे क्लेमेंट, वो थे मोहम्मद अली जी। मोहम्मद अली को ब्रिटिशर्स बैक कर रहे थे और चंदा साहिब को फ्रेंच फोर्सेस बैक कर रही थी। अब दोनों ने जो है बहुत बुरी लड़ाई करी। सेकंड कर्नाटिक वॉर में बेसिकली ब्रिटिशर्स का एक एज रहा था फ्रेंच फोर्सेस के ऊपर। स्टिल वो फ्रेंच को कंप्लीटली जो है रिमूव नहीं कर पाए थे। तो पढ़ते हैं अब। द सेकंड कर्नाटिक वॉर वॉज ट्रिगर्ड बाय द सक्सेशन डिस्प्यूट्स फॉर द पोस्ट ऑफ नवाब ऑफ कर्नाटक एंड निजाम ऑफ हैदराबाद विद राइवल क्लेमेंट सपोर्टेड बाय ब्रिटिश एंड फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी। से बिल्कुल सही है फर्स्ट स्टेटमेंट। Robert Clive's capture and defense of Arcot was turning point that boosted British fortunes during the war। देखिए फ्रेंच फोर्सेस जो है क्या कर रही थी, त्रिकोणपल्ली के वो जो है आगे त्रिकोणपल्ली पे कैप्चर करने के लिए आगे बढ़ रहे थे। लेकिन उसी टाइम पे रॉबर्ट क्लाइव, उन्होंने क्या करा, आरकोट जो बहुत स्ट्रेटेजिक फोर्ट था उसको कैप्चर कर लिया। कैप्चर ऑफ आरकोट होने की वजह से फ्रेंच फोर्सेस ने अपनी सारी फोर्स को जो है मूव कर दिया आरकोट को बचाने के लिए, आरकोट के डिफेंस के लिए। उसकी वजह से उनको बहुत बड़ी एक डिफीट का, स्ट्रैटेजिक डिफीट का सामना करना पड़ा था। तो सेकंड स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। थर्ड स्टेटमेंट, द वॉर एंडेड विद ट्रीटी ऑफ पेरिस इन 1763। नहीं, ये गलत है। ट्रीटी ऑफ पेरिस का सेकंड कर्नाटिक वॉर से कोई लेना देना नहीं है। ट्रीटी ऑफ पेरिस 7 ईयर वॉर जो यूरोप में हुआ था उसको एंड करने के लिए हुई थी। सेकंड कर्नाटिक वॉर जो हुआ था वो ट्रीटी ऑफ पुडुचेरी से, उस टाइम पे फ्रेंच इसको पौंडीचेरी बोलते थे, तो ट्रीटी ऑफ पौंडीचेरी से जो है सेकंड कर्नाटिक वॉर का एंड हुआ था, राइट। तो ट्रीटी ऑफ पेरिस वाली जो है इसमें क्या है, गलत है। सो अब इसमें पूछा क्या है, करेक्ट पूछा है, इनकरेक्ट नहीं पूछा है। तो करेक्ट दो स्टेटमेंट्स हैं, फर्स्ट एंड सेकंड, तो आंसर होगा ऑप्शन डी, टू ओनली। नाउ थर्ड क्वेश्चन इज रिगार्डिंग थर्ड कर्नाटिक वॉर। Now, the first statement is the decisive battle of the Third Carnatic War was fought between at Wandiwash in 1760। Battle of Wandiwash की बात हो रही है, where the British under Ayry Coot decisively defeated the French forces led by Count de Lally। ये बिल्कुल सही है, राइट। आयरी कूट ने जो फ्रेंच फोर्सेस थी जिनको काउंट डे लैली
जो है हेड कर रहे थे, उनको डिफीट किया था। बैटल ऑफ वॉन्डी वोश से बेसिकली 1760 में फ्रेंच फोर्सेस जब वो बैटल हारी तो उनको अपना कंप्लीट विड्रॉल करना पड़ा इंडिया से। बैटल ऑफ वॉन्डी वोश इज द मेजर डायरेक्टिव फैक्टर which removed French occupation from India, right? तो फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। सेकंड स्टेटमेंट, द वॉर कंक्लूडेड विद ट्रीटी ऑफ पेरिस इन 1763 अंडर विच फ्रांस रीगेन्ड ऑल इट्स इंडियन पोजेशन। देखिए अब हमने पढ़ा है, पहली बात तो ट्रीटी ऑफ पेरिस का इस वॉर की कंक्लूजन से कोई खास लेना देना नहीं है। बिल्कुल सही है कि 7 ईयर वॉर भी इसी टाइम पे खत्म हुआ था, तो ये भी जो है ट्रीटी ऑफ पेरिस का एक इफेक्ट था, लेकिन ट्रीटी ऑफ पेरिस डायरेक्टली एक तो इससे जो है लिंक नहीं है, तो वो गलत बात है, तो ये गलत हो गया। दूसरा, फ्रांस रीगेन्ड ऑल इट्स इंडियन पोजीशन। अभी मैंने ऊपर बात करी कि फ्रेंच फोर्सेस बुरी तरीके से हारी, तो बुरी तरीके से हारने वालों को अपनी टेरिटरी पे दोबारा रिस्टोरेशन कैसे होगी? इनफैक्ट थर्ड कर्नाटिक वॉर हारने के बाद फ्रेंच फोर्सेस की जो फोर्टिफिकेशंस थी उनको कंप्लीटली खत्म कर दिया गया था। ब्रिटिश ने कहा कि अपनी फोर्टिफिकेशंस, अपनी आर्मीज को यहाँ से हटाइए, जो आपकी ट्रेडिंग पोस्ट है वो आप रहने दीजिए, जो पौंडीचेरी रही उनके पास, राइट, लेकिन आर्मीज वगैरह जो आप मेंटेन कर रहे हैं उन्हें यहाँ से हटाइए, right? So second statement is incorrect. Third, the defeat in the Third Carnatic War ended French political ambitions in India, right? And established British supremacy over other European powers on the subcontinent. ये बिल्कुल सही है। डच को भी हरा दिया था, पोर्चुगीज को भी पहले ही हरा दिया था, राइट? बाद में सिर्फ फ्रेंच बसे, तो उन्हें भी जो है ब्रिटिशर्स ने थर्ड कर्नाटिक वॉर से हरा के अपनी सुप्रीमेसी एस्टैब्लिश कर रही थी। तो अब इसमें पूछा क्या है, करेक्ट पूछा गया है, तो थर्ड स्टेटमेंट राइट है और फोर्थ स्टेटमेंट राइट है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन जो है 1 and 3 ओनली, दिस इज द राइट आंसर, ऑप्शन बी। मैच द फॉलोइंग मेजर बैटल्स इन्वॉल्विंग द ब्रिटिश एंड अदर यूरोपियन पावर्स इन इंडिया विद देयर करेक्ट ईयर्स। कुछ फेमस बैटल्स के नाम लिखे हैं और साथ में उनके ईयर लिखे हैं। अब क्वेश्चन मैं कहूँगा इजी है, क्योंकि आपको सामने लिखा गया है कि ब्रिटिश वर्सेस फ्रेंच है या ब्रिटिश वर्सेस डच है। आप जो है कोशिश कीजिएगा कि ये नाम आपको याद रहे, कि जैसे बैटल ऑफ वोंडी वोश जो है वो ब्रिटिश और फ्रेंच के बीच में होता है। हमने पिछले ऑप्शन में पढ़ा 1707 में काफ़ी डिसाइसिव बैटल था जिसको ब्रिटिश जीते थे, राइट? तो पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो आप याद रखना कि बैटल ऑफ वोंडी वोश ब्रिटिश और फ्रेंच के बीच में हुआ था ईयर 1760 में। क्रोनोलॉजी आप याद रखें। बैटल ऑफ चिंसुरा, बैटल ऑफ बेदारा जिसे हम बोलते हैं, डच बैटल ऑफ बेदारा के बाद डच कंप्लीटली छोड़ के चले गए थे इंडिया से अपने क्लेम्स को, राइट, और वो इंडोनेशियन आर्चिपेलागो की तरफ बढ़ चुके थे। तो ये भी बिल्कुल सही है कि ब्रिटिश और डच के बीच में बैटल ऑफ चिंसुरा या फिर जिसको हम बैटल ऑफ बेदारा भी बोल देते हैं वो हुआ 1759 में। बैटल ऑफ सुवाली, कल भी हमने इसके बारे में पढ़ा था कि बैटल ऑफ सुवाली ब्रिटिश और पोर्चुगीज का एक बैटल था और जिसमें ब्रिटिशर्स ने पोर्चुगीज को कंप्लीटली हराया था। 1612 में ये बैटल हुआ था, ये भी बिल्कुल सही है। कैप्चर ऑफ चंद्रनगौर, कैप्चर ऑफ चंद्रनगौर क्या है? कैलकाटा में फ्रांस की एक मेजर फोर्टिफिकेशन थी चंद्रनगौर। तो ब्रिटिशर्स अगर बंगाल के ऊपर सही कैप्चर करना चाहते थे, राइट, जो उन्होंने बैटल ऑफ प्लासी बक्सर से दिखाया भी, तो उसके लिए बहुत जरूरी था कि पहले वो फ्रेंच को वहां से हटा दे। कैप्चर ऑफ चंद्रनगौर, चंद्रनगौर के फोर्ट को कैप्चर करने के बाद उन्होंने फ्रेंच को कंप्लीटली वहां से रिमूव कर दिया था। सो ये भी बिल्कुल सही है, 1757 में कैप्चर ऑफ चंद्रनगौर हुआ। हो सकता है क्वेश्चन इस तरीके से भी आ जाए कि आपको इन बैटल्स के नाम लिखे हों और आपको नीचे जो है 1 2 3 4 करके ऑप्शंस लिखे और आपको कहा जाए कि सही क्रोनोलॉजी में जो है इन्हें अरेंज करें। तो यहाँ से आपको ये भी समझना है कि बैटल ऑफ चिंसुरा जो सबसे पहले हुआ, बैटल ऑफ सुवाली 1612 में, उसके बाद बैटल ऑफ चिंसुरा हुआ बेतारा या फिर बेदारा 1759 में, उसके बाद जो है बैटल ऑफ जो है अपना कैप्चर ऑफ चंद्रनगौर 1757 में, उसके बाद जो है बैटल ऑफ वोंडिवोश 1760 में। तो इसकी क्रोनोलॉजी भी हम याद रखें तो बढ़िया रहेगा। उससे क्या है कि आपके 2 क्वेश्चंस के जवाब आपको मिल जाएंगे एक ही क्वेश्चन से। तो इसका सही आंसर क्या है? सभी करेक्टली पूछा है तो सभी करेक्टली मैच्ड है, यानी कि ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ऑल 4 आर करेक्टली मैच्ड। नाउ नेक्स्ट एमसीक्यू रीजन असर्शन बेस्ड क्वेश्चन है। स्टेटमेंट 1 जो है लिखा गया है कि द शार्पेस्ट फेज ऑफ यूरोपियन राइवलरी इन इंडिया वाज एग्जाम्प्लीफाइड बाय द कर्नाटिक वॉर्स। बिल्कुल सही है, यूरोपियन राइवलरी जो है वो मेजरली कर्नाटिक वॉर्स में दिखी। फ्रेंच और ब्रिटिश की मेजर कंटेस्टेशन हुई थी, अदरवाइज बाकी सबको तो ब्रिटिशर्स ने एक आधी लड़ाई लड़के ही बाहर भगा दिया था। फ्रेंच और ब्रिटिश की मेजर यूरोपियन राइवलरी जो इंडिया के अंदर हुई वो कर्नाटिक वॉर्स के थ्रू ही हमें देखने को मिली, वेयर कॉमर्शियल डिस्प्यूट्स बिटवीन इंग्लिश एंड फ्रेंच ट्रांसफॉर्म्ड इनटू मिलिट्री कॉन्फ्रंटेशन। ये बिल्कुल सही है। अल्टीमेटली लीडिंग टू द डिक्लाइन ऑफ फ्रेंच पॉलिटिकल एम्बिशंस इन इंडिया, फ्रेंच हारने वाली थी। तो ये पूरी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, क्योंकि स्टेटमेंट 1 तो करेक्ट हो गई, तो ऑप्शन डी यहाँ पे क्या हो गया, खत्म हो गया। अब देखते हैं स्टेटमेंट 2। वन ऑफ द की फैक्टर्स बिहाइंड ब्रिटिश सक्सेस ओवर अदर यूरोपियन पावर्स इन इंडिया वाज सुपीरियर नेवल पावर एंड फाइनेंशियल रिसोर्सेज। ये बिल्कुल सही है। देखिए
कर्नाटिक वॉर्स को भी जीतना और जो दूसरी यूरोपियन पावर्स को ब्रिटिशर्स ने भगाया, उनमें सबसे बड़ा फैक्टर यही था कि ब्रिटिशर्स के एक तो नेवल पावर बहुत सुपीरियर थी, उनके जो फाइनेंसिस थे वो बहुत बढ़िया तरीके से सॉर्टेड थे, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी ने फाइनेंसिस को हमेशा अप टू द मार्क रखा। तो जंग लड़ने में कोई ज्यादा फाइनेंशियल ड्रेन ब्रिटिशर्स को देखना ही नहीं पड़ा कंपैरेटिवली दूसरी कंपनीज के रिगार्डिंग, राइट। फ्रेंच कंपनी को तो कंप्लीटली किंग ही गवर्न कर रहे थे, तो सारी फ्रेंच ईस्ट इंडियन कंपनी फ्रांस से ही जो है रेगुलेट करी जा रही थी, जिसकी वजह से उनकी फाइनेंशियल जो है रेगुलरिटी नहीं बन पाई और उन्हें जो है कर्नाटिक वॉर्स हारने ही पड़े, राइट। आगे क्या लिखा है, विच अलाउड द इंग्लिश टू सपोर्ट देयर इंडियन ऑपरेशंस, राइट, इवन व्हेन द फ्रेंच और डच हेल्ड टेम्पररी एडवांटेजेस ऑन द लैंड। सो स्टेटमेंट टू करेक्टली इज वेरी मच करेक्ट, और वो जस्टिफाई कर रही है स्टेटमेंट वन को भी। तो ऑप्शन ए जो होगा वो राइट आंसर होगा, दैट बोथ वन एंड टू आर करेक्ट एंड स्टेटमेंट टू राइटली एक्सप्लेन्स द स्टेटमेंट वन। नाउ सिक्स क्वेश्चन रिगार्डिंग लॉर्ड हास्टिंग्स। लॉर्ड हास्टिंग के टाइम पे जो है वो ब्रिटिशर्स काफ़ी ज़्यादा एक्सपैंड करे थे हमारी कंट्री के अंदर, उनका एक्सपेंशन काफ़ी इंक्रीज हुआ था, तो उनके कंटेक्स्ट में क्वेश्चन है, तो देखते हैं हम। लॉर्ड हास्टिंग्स सक्सेसफुली एनेक्स नेपाल एंड ब्रोड द एंटायर कंट्री अंडर ब्रिटिश कंट्रोल विद ट्रीटी ऑफ सगोली। ट्रीटी ऑफ सगोली 1816 में हुई, तो लॉर्ड हास्टिंग के टाइम पे हुई थी। एंटायर कंट्री गलत है, देखिए सिक्किम हो गया, राइट, गढ़वाल हो गया, ये रीजन जो हैं ब्रिटिशर्स ने नेपाल से एनेक्स कर लिए थे। एंटायर कंट्री को एनेक्स नहीं करा गया था, मीची और काला पानी रिवर बॉर्डर बन गई थी ट्रीटी ऑफ सगोली से, राइट, लेकिन एंटायर कंट्री एनेक्स नहीं हुई थी। तो फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो गलत है। द मीनेंस ऑफ पंडारीज वॉज क्रश्ड। मीनेंस ऑफ पंडारीज जो है ये उन्होंने फोर्थ एंग्लो मराठा वॉर्स में इसको क्रश किया था। पंडारीज फोर्थ एंग्लो मराठा वॉर में प्रॉब्लम बन के आए थे। वॉज क्रश ड्यूरिंग हिज टेन्योर, बिल्कुल सही है। लार्ज स्केल मिलिट्री ऑपरेशन एलिमिनेटिंग देम एज थ्रेट टू ब्रिटिश इंडिया, सेकंड स्टेटमेंट इज वेरी मच राइट। The Third Anglo-Maratha War during Lord Hastings' administration resulted in the end of Maratha political power। सही है, थर्ड एंग्लो मराठा वॉर इनके टाइम पे हुआ था और मराठा पावर उससे कंप्लीटली खत्म हो गई थी। एंड ब्रोट वास्ट न्यू टेरिटरीज अंडर ब्रिटिश रूल, ये बिल्कुल सही है। नाउ फोर्थ स्टेटमेंट, लॉर्ड हास्टिंग्स एस्टैब्लिश्ड द परमानेंट सेटलमेंट ऑफ लैंड रेवेन्यू इन द न्यूली एक्वायर्ड टेरिटरीज ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास। अब ये गलत क्या है, बॉम्बे और मद्रास में परमानेंट सेटलमेंट था ही नहीं, और दूसरी बात परमानेंट सेटलमेंट को इंट्रोड्यूस किया था लॉर्ड कॉर्नवालिस ने, तो लॉर्ड हास्टिंग्स का तो नाम ही नहीं है कहीं। और दूसरा, बॉम्बे और मद्रास में रॉयतवरी जो है सेटलमेंट पॉलिसी इंप्लीमेंट की गई थी, ना कि परमानेंट सेटलमेंट। तो ये जो स्टेटमेंट है ये गलत है। अब पूछा इनकरेक्ट है क्वेश्चन में, ध्यान से देखना है, तो फोर्थ और फर्स्ट स्टेटमेंट इनकरेक्ट है और सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है। तो आंसर जो है वो क्या होगा, ऑप्शन बी, टू ओनली। नाउ सेवंथ क्वेश्चन, रेगुलेटिंग एक्ट के कंटेक्स्ट में, द रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 एस्टैब्लिश्ड द ऑफिस ऑफ गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, giving Warren Hastings the jurisdiction over all British possessions in the Indian subcontinent। अब गलत क्या है कि रेगुलेटिंग एक्ट बकायदा जो है पहली एक्ट थी जिसने जो है ईस्ट इंडिया कंपनी के मिस रूल को जो है सही से अब उसके ऊपर चेक बनाना शुरू करा था पार्लियामेंट ने, राइट। तो उससे गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया का इंस्टीट्यूशन एस्टैब्लिश नहीं हुआ था, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल का जो है इंस्टीट्यूशन एस्टैब्लिश किया गया था, राइट। तो ये स्टेटमेंट जो है गलत है। इनफैक्ट अगर आप स्टेटमेंट थर्ड को देखें, यहाँ पे यहां लिखा हुआ है द एक्ट मेड गवर्नर ऑफ बंगाल द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। तो आप ध्यान से देखेंगे तो आपको दो स्टेटमेंट्स काउंटर इंट्यूटिव दिख जाएंगी, जिनमें से एक स्टेटमेंट सही होगी, एक स्टेटमेंट गलत होगी। नाउ यू हैव टू मेक अ कैलकुलेटेड गेस कि 1773 में ब्रिटिशर्स इतने पावरफुल नहीं हुए थे कि वो पूरे इंडिया का एक गवर्नर जनरल बना सकते थे, राइट। तो क्योंकि 1857 में ही जो है रिवोल्ट के बाद ही उन्होंने बहादुर शाह को जो है भेजा था दिल्ली से, कहां पे, बर्मा में। तो तब तक तो इतने पावरफुल नहीं थे। तो जो ये गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया है ये थोड़ा सा गलत है। अब दो स्टेटमेंट काउंटर इंट्यूटिव, तो इनमें से एक सही होगी, तो स्टेटमेंट थर्ड सही है, स्टेटमेंट फर्स्ट क्या है, गलत है। नाउ लुकिंग एट द सेकंड स्टेटमेंट, द एक्ट क्रिएटेड सुप्रीम कोर्ट एट बॉम्बे। अब ये गलत है, सुप्रीम कोर्ट बनाया गया था लेकिन वो बॉम्बे में नहीं बनाया गया था, वो बनाया गया था कैलकटा में। कैलकटा में सुप्रीम कोर्ट ऑफ बनाया गया, सुप्रीम कोर्ट ऑफ कैलकटा, राइट, इसी एक्ट के थ्रू बनाया गया था। 1774 ईयर में जो है उसे एस्टैब्लिश किया गया था। तो सेकंड स्टेटमेंट भी गलत है। फोर्थ स्टेटमेंट, द रेगुलेटिंग एक्ट सोट टू कर्ब करप्शन बाय प्रोहिबिटिंग कंपनी सर्वेंट्स, ये बिल्कुल सही है। बेसिकली रेगुलेटिंग एक्ट क्या थी, जो ड्यूअल गवर्नमेंट रूल चल रहा था ब्रिटिशर्स का आफ्टर द बैटल ऑफ बक्सर, उस चीज को सही करने के लिए जो है ब्रिटिश पार्लियामेंट ने एक लॉ बनाया था ताकि ईस्ट इंडिया कंपनी के मिस एडमिनिस्ट्रेशन पे चेक बनाया जा सके। तो उसका पर्पस यही था कि करप्शन को कर्ब करा जा सके, प्रोहिबिट करा जा सके कंपनी सर्वेंट्स को फ्रॉम एक्सेप्टिंग गिफ्ट्स और ब्राइब्स, राइट। सो फोर्थ ऑप्शन इज वेरी मच राइट।
पूछा क्या है उसने, इनकरेक्ट पूछा है, ध्यान देंगे। तो फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, तो ऑप्शन बी अगेन जो है यहाँ पे सही है, टू ओनली। नाउ एट क्वेश्चन, मैसूर एंग्लो मैसूर वॉर्स, राइट? हैदर अली टीपू सुल्तान वर्सेस ब्रिटिशर्स, राइट? इस कंटेक्स्ट में वॉर हुआ था। फाइनली फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर में जो है टीपू सुल्तान को मार दिया गया था, और ट्रीटी ऑफ सेरिंगापट्टनम से जो है अगेन वुडेयार डायनेस्टी वहाँ पे एस्टैब्लिश कर दी गई थी, जो बेसिकली कुछ नहीं था, वो जो है ब्रिटिशर्स के कंप्लीटली अंडर काम कर रहे थे, तो कोई उन्हें ऑटोनॉमी या सोवरेनिटी नहीं दी गई थी। अब देखते हैं स्टेटमेंट वन, थ्रू आउट ऑल फोर एंग्लो मैसूर वॉर्स मैसूर कंसिस्टेंटली मेंटेन्ड द सपोर्ट ऑफ मराठास एंड निजाम ऑफ हैदराबाद। कंसिस्टेंटली वर्ड ने स्टेटमेंट को कर दिया गलत। कंसिस्टेंटली का मतलब कि फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ मैसूर वॉर में सब में जो है मैसूर के साथ निजाम ऑफ हैदराबाद और मराठास का सपोर्ट था, जो कि गलत है। फर्स्ट और सेकंड एंग्लो मैसूर वॉर में मराठास और निजाम ने सपोर्ट किया था जो है हैदर अली और टीपू सुल्तान को। बट थर्ड और फोर्थ मैसूर वॉर में ये नहीं था। थर्ड और फोर्थ मैसूर वॉर में बेसिकली जो मैसूर किंगडम था वो हारा ही इसी वजह से, क्योंकि सपोर्ट जो है निजाम और मराठास का वो ब्रिटिशर्स के साथ आ गया, और जो है टीपू सुल्तान कंप्लीटली जो है अपनी डोमिनेंस लूज कर गए। तो थर्ड और फोर्थ मैसूर वॉर में सपोर्ट नहीं था मराठास और निजाम ऑफ हैदराबाद का, तो ये स्टेटमेंट क्या है, गलत है। स्टेटमेंट वन ही अगर गलत है तो ये ऑप्शन तो गया यहाँ से, और सी भी गया। अब हमें बी और डी देखना है, तो उसके लिए स्टेटमेंट टू देखते हैं। The defeat and death of Tipu Sultan in Fourth Anglo-Mysore War resulted in the British annexing most of Mysore, right? While restoring small portion to the former Hindu royal family and establishing indirect British control, which is right. Fourth Anglo-Mysore War, Treaty of Seringapatam हुई, उससे एंड हुआ। उसके बाद जो है वुडियार डायनेस्टी, कृष्ण राजा वुडियार थ्री को जो है दोबारा से जो है किंग बना दिया गया। बेसिकली वो ब्रिटिशर्स के अंडर ही काम कर रहे थे, राइट? तो ये स्टेटमेंट टू जो है ये बिल्कुल सही है। नाउ राइट आंसर वुड बी दैट टू ओनली, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। उसने पूछा भी करेक्ट है हमसे। नाउ क्वेश्चन नाइन्थ, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग ड्यूअल सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। बैटल ऑफ बक्सर के बाद जो है क्या हुआ, दीवानी राइट्स जो है कंपनी के पास आ गए, और जो दूसरे राइट्स थे वेलफेयर के वो गवर्नमेंट के पास ही रहे। यानी कि गवर्नमेंट जो है वो चौकीदारी के लिए और दीवानी के लिए जो है कंपनी। अब उससे जो है फिर हुआ क्या, गवर्नमेंट के पास असल में कोई रूल नहीं था। जो चौकीदारी के राइट्स भी गवर्नमेंट के पास थे, वो भी उसे जो है कंपनी से पूछ के ही एक्सरसाइज करने पड़ते थे। तो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, द डुअल सिस्टम अलाउड द नवाब ऑफ बंगाल टू कलेक्ट रेवेन्यू इंडिपेंडेंटली। ये बिल्कुल गलत है। दीवानी राइट्स तो थे ही कंपनी के पास, तो इंडिपेंडेंटली तो वो कुछ भी नहीं करते थे बेसिकली, राइट? ना वो अपने एडमिनिस्ट्रेशन के राइट्स को इंडिपेंडेंटली एक्सरसाइज कर पा रहे थे, ना वो रेवेन्यू कलेक्शन के राइट्स को। तो ये स्टेटमेंट क्या है, बिल्कुल गलत है। Second statement, under this system, practical administrative power resided with the British East India Company, but responsibility for the governance and welfare was left with नवाब। ये बिल्कुल सही है, और यही सबसे बड़ा जो है क्रिटिसिज्म है डुअल सिस्टम का, कि प्रैक्टिकल जो पावर थी वो सारी ईस्ट इंडिया कंपनी के पास थी। क्या फैसले लेने हैं, कहाँ से कितना रेवेन्यू कलेक्ट करना है, किसके ऊपर कितनी ड्यूटी चार्ज करनी है, लेकिन जो वेलफेयर का जिम्मा था वो गवर्नमेंट के ऊपर था। अब वेलफेयर गवर्नमेंट कैसे करेगी, पैसों से, लेकिन रेवेन्यू सारा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कलेक्ट कर रही थी, और डिसीजन लेने की पावर गवर्नमेंट की। अब लोग जो है क्रिटिसाइज करते थे गवर्नमेंट को, यानी कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी क्रिएट होती रही। ब्रिटिशर्स को उससे कोई इन्फ्लुएंस नहीं हुआ, वो सिर्फ अपना रेवेन्यू जो है क्या कर रहे थे, कंसंट्रेट कर रहे थे। तो सेकंड स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। नाउ थर्ड स्टेटमेंट, द सिस्टम वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय रॉबर्ट क्लाइव। बिल्कुल सही है। जब ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद हुई तो रॉबर्ट क्लाइव ने ड्यूअल सिस्टम का मैकेनिज्म एस्टैब्लिश करा था। उन्होंने कहा था कि दीवानी राइट्स जो है हमें दे दीजिए बंगाल, बिहार, उड़ीसा के, और जो है आप जो है गवर्नेंस वाले मैटर्स रखिए, लेकिन हमारे सेक्रेटरी से जो है आपको सलाह करके सारे फैसले लेने होंगे। तो ये थर्ड स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। रॉबर्ट क्लाइव का ही जो है इसको डुअल सिस्टम को इंट्रोड्यूस करने में बहुत बड़ा हाथ था। ना फोर्थ स्टेटमेंट, द डुअल सिस्टम लेड टू द एफिशिएंट गवर्नेंस प्रोस्पेरिटी फॉर बंगाल्स पीजेंट्री। ये बिल्कुल गलत है। डुअल सिस्टम ने इसका ऑपोजिट किया था। पॉवर्टी, डेस्टिट्यूट जैसी कंडीशंस बहुत ज़्यादा कॉमन हो गई थी बंगाल में, राइट? आर्टिफिशियल फेमाइंस कंस्ट्रक्ट होना शुरू हो गए थे। तो फोर्थ स्टेटमेंट क्या है, बिल्कुल गलत है। क्वेश्चन में पूछा गया है इनकरेक्ट, ध्यान देंगे। तो फर्स्ट और फोर्थ स्टेटमेंट क्या है, इनकरेक्ट है। अब कितनी हुई, यानी कि दो हुई, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, टू ओनली। नाउ द लास्ट क्वेश्चन, रीजन अजर्शन क्वेश्चन है। अजर्शन है कि स्टेटमेंट वन, द प्रोलॉन्ग्ड पॉलिटिकल फ्रैगमेंटेशन एंड मिलिट्री राइवलरी अमंग इंडियन स्टेट्स
in the 18th century allowed the British East India Company to expand its influence steadily without facing unified opposition। ये हमने कल भी बात करी थी, जो बिल्कुल सही है। पॉलिटिकल फ्रेगमेंटेशन तो थी इंडिया के अंदर, जो इंडिया के लोकल रूलर्स थे, फिefdoms थे, वो एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करने के लिए राजी नहीं थे, राइट। एक दूसरे को ही अपना रीजनल एनिमी नाम करके देखते थे। जैसे मराठास ने जो है मैसूर को देखा, राइट, निज़ाम ने मैसूर को दिखाया, मैसूर ने जो है निज़ाम को देखा और मराठास को देखा। तो आपस में कोई भी एक यूनिफाइड ऑपोजिशन बना ही नहीं पाए कंपनी को। इनफैक्ट कंपनी ने इनके गैप्स को एक्सप्लॉइट किया अपनी डिवाइड एंड रूल पॉलिसी को इंप्लीमेंट करके। तो स्टेटमेंट 1 बिल्कुल सही है। नाउ स्टेटमेंट 2, विच क्या वो रीजन है या नहीं है, या फिर वो हमें दो चीज देखने की, ये सही है नहीं है, दूसरा क्या ये रीजन सही है या नहीं है। सुपीरियर ब्रिटिश मिलिट्री टेक्नोलॉजी एंड ऑर्गेनाइजेशन अलोन, अलोन वर्ड गलत आ गया यहाँ पे, वर रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रिटिश डोमिनेंस ओवर इंडिया, ये गलत है। सिर्फ ब्रिटिश मिलिट्री टेक्नोलॉजी और ऑर्गेनाइजेशन रिस्पॉन्सिबल नहीं थी। फ्रेंच मिलिट्री टेक्नोलॉजी एंड ऑर्गेनाइजेशन वाज मच मोर सुपीरियर टू द ब्रिटिशर्स, बट ब्रिटिशर्स डिप्लोमेटिक टैक्टिक्स लाइक मेकिंग अलायंसेस, राइट टाइम पे राइट इंडिविजुअल्स के साथ अलायंस बनाना, उनकी पॉलिसीज, उनकी जो है रेवेन्यू मैनेजमेंट, इन सब चीज़ों से ब्रिटिशर्स ने जो है अपनी एक डोमिनेंस क्रिएट करी थी। तो स्टेटमेंट 2 तो फैक्चुअली गलत है। तो ऑप्शन क्या जाएगा कि स्टेटमेंट 2 इज नॉट करेक्ट एंड विच इज ओनली रिटन इन ऑप्शन सी। सो राइट आंसर इज ऑप्शन सी। आज के लिए इतना ही। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप रीच आउट कर सकते हैं। नाउ थैंक यू वेरी मच।